नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्क में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस, इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। भारत ने अपनी मारक क्षमता को बढ़ाते हुए स्वदेशी धनुष हवाईजर तोप को सेना में शामिल किया है और इसके लिए अमेरिका से गाइडेड गोले भी खरीदे गए हैं। इस बारे में सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है। इसमें 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक के टारगेट को निशाना साधा जा सकता है और ये जीपीएस सिस्टम से भी लैस है। बता दें कि यह अत्याधुनिक तकनीक की मदद से घनी आबादी में भी दुश्मन पर सटीक मार कर सकता है। सेना के सूत्रों ने यह भी कहा है कि अमेरिका से गाइडेड गोले फास्ट टैग प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सेना ने जानकारी दी है। यानी कि दोस्तों ये जो गोले हैं वो जीपीएस सिस्टम से लैस है और जैसा कि मैंने बताया कि अगर भीड़ में भी दुश्मन को सटीक निशाना लगाना है तो भीड़ में भी दुश्मन को ढूंढकर ये गोला उस पर वार कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर आ रही है भारत और चीन को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि भारत चीन की तुलना में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम और मैन पावर का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। जी हाँ, ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र पर ध्यान देने के भारत के सारी सुरक्षा चुनौतियों पर सवाल खड़े होते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक भारत अपने प्रमुख हथियार प्रणालियों के सीरियल उत्पादन को डिजाइन करने और उसके कार्य करने की क्षमता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक हिंद महासागर में हम चीन की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में नाकाम रहेंगे। साथ ही दोस्तों उनका ये भी कहना है कि हम अगर मैन पावर बढ़ाते हैं तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रक्षा बजट का जो 60% है वो वेतन और पेंशन के खर्चों में खर्च हो जाता है और इसके बाद आप आधुनिकीकरण और फिर दोबारा से उपकरण खरीदने की उम्मीद शायद ही बच पाती है। ऐसे में हम चीन से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। चीन अपनी मैन पावर को कम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि आने वाली जो भविष्य की चुनौतियां हैं वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे लड़ी जाएंगी। आपको बता दें कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो रक्षा पीएसयू में उसमें दक्षता और गतिशीलता लाने में असफल रहे हैं और भविष्य की योजना बनाने के लिए कुछ कार्य नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नौकरशाही है उसमें जो प्रोफेशनल है उनकी भी कमी है, जिसकी वजह से रक्षा खरीद में देरी होती है। पाकिस्तान भी बना रहा है 5वीं पीढ़ी का विमान। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के सपने देख रहा है। पाकिस्तान ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का नाम अजम रखा है और यह पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक इस विमान के डिजाइन का पहला चरण पाकिस्तानी एरोनॉटिक इंजीनियरों ने पूरा कर लिया है। दोस्तों तकनीकी और आर्थिक रूप से पिछड़ा पाकिस्तान इस तरीके का दावा करने से हैरानी जाहिर करता है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का स्वदेशी वैज्ञानिक आधार इतना गहरा और डीप नहीं है कि वो एक मामूली विमान का डिजाइन भी कर सके। पाकिस्तान के एरोनॉटिक विशेषज्ञों ने कहा है कि डिजाइन का पहला साइकिल पाकिस्तानी वायुसेना की चुनौतीपूर्ण दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसका डिजाइन पूरा करने के लिए 3 और साइकिल पूरे होंगे। दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि 2017 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट को अजम के तहत न केवल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डिजाइन तथा विकास पर काम चल रहा है, बल्कि अत्याधुनिक मानव रहित लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास पर भी काम चल रहा है। दुश्मनों की नजर से ओझल होने वाले लड़ाकू ड्रोन का नाम उन्होंने मेल यूएवी रखा है। भारत को देखा देखी वो भी अपने 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए आगे आ रहा है। यानी कि आगे नहीं आ रहा मतलब कि ये है झूठ बोलने के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि वहाँ के खुद के लोगों को पता है कि अभी पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, खास करके एरोस्पेस के क्षेत्र में, और अभी भी चीन की मदद से वो प्लेन को तैयार कर रहा है। उसमें भी मुझे लगता है कि चीन कम से कम 95% अपना एफर्ट देता होगा। भले ये JF-17 थंडर की बात करते हैं कि दोनों देशों ने मिलकर बनाया है, ये बात चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि दोनों ने कितना इसमें शेयर दिया है और कितना दिमाग पाकिस्तानी इंजीनियरों का लगा और कितना दिमाग चीनी इंजीनियरों का लगा है। तो दोस्तों पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के विमान के बारे में आपका क्या कहना है, आप जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने DRDO को भारत के स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट यानी कि EMCA के लिए काफी प्रेरित किया है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर उसी दिन दक्षिण कोरिया के मुख्य विमान निर्माता कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सियोल में एक प्रदर्शनी में KF-X नाम के स्वदेशी स्टेल्थ विमान का पहले मॉकअप का प्रदर्शन किया है। 5वीं पीढ़ी का ये विमान दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सेंसर द्वारा पता लगाने की सभी संभावनाओं को कम करता है और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार को ले जाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और साथ ही इसकी एक खास विशेषताएं भी है। इस 5वीं पीढ़ी के विमान में इंटरनल वेपन बे की भी क्षमता होगी, जो कि विमान के फ्यूजलेज के साथ जुड़े होंगे। इससे रडार द्वारा पता लगाने की संभावना और कम हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के EMCA और KF-X में काफी विशेषताएं हैं और आपको बता दें कि इन दोनों ही विमानों में US निर्मित F414 जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। KF-X और EMCA का भार लगभग 25 टन होगा।
और यह आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके के हथियारों और उपकरणों को ले जाने में सक्षम होगा। सियोल में जिस KF-X का मॉकअप किया गया है उसमें यूरोपीय मूल के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दिखाया गया है, जिसमें मेटियोर लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल थी। आपको बता दें कि भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के बेड़े में यही मेटियोर मिसाइल लगकर आएगी। KF-X को दक्षिण कोरिया कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि KF-X को दक्षिण कोरिया की कंपनियां यूरोप और अमेरिकी फर्मों के साथ मिलकर तैयार कर रही हैं। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का दावा है कि KF-X अमेरिका निर्मित F-35 की तुलना में थोड़ा कम स्टेल्थी होगा। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया अमेरिका से F-35 विमान खरीद रहा है। इस परियोजना की जो कुल लागत है वो करीबन $8 बिलियन है। दक्षिण कोरिया ने लगभग 120 KF-X विमान खरीद की योजना बनाई है। वहीं आपको बता दें कि इंडोनेशिया ने KF-X के विकास की लागत का 20% अपनी तरफ से खर्च करने के लिए 2015 में दक्षिण कोरिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस परियोजना के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया था। हालांकि अभी भी पैसों को लेकर ये विवाद बना हुआ है, लेकिन KF-X को 2022 तक अपनी पहली उड़ान बनाने और 2026 तक इसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन लाइन में प्रवेश करने की उम्मीद है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर भारत के AMCA का अध्ययन 2009 में शुरू हुआ था और 2018 में सरकार ने AMCA के विस्तृत डिजाइन चरण के लिए करीबन 400 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। DRDO के अधिकारियों ने दावा किया है कि वे 2025 से पहले AMCA के पहले प्रोटोटाइप को उड़ाने की उनकी योजना है। यानी कि दोस्तों भारत के AMCA और दक्षिण कोरिया के KF-X यानी कि दोनों ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थी विमान बनाए जा रहे हैं और अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये होगी कि कौन सा देश सबसे पहले इसकी उड़ान भरने में सक्षम होगा। और अब यहाँ पे DRDO के लिए भी एक चुनौती है कि अब दक्षिण कोरिया भी अपना खुद का स्टेल्थी विमान बना रहा है, भले ही वो यूरोप और अमेरिका से मदद ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन दोनों के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख ने खुद कहा है कि भारतीय वायुसेना विदेश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीद की कोई योजना नहीं बना रही है। भदौरिया ने कहा कि DRDO का गौरव इस वक्त दांव पर है और इससे भारतीय वायुसेना का भी गौरव दांव पर लगा है। ऐसे में अब DRDO को जल्द से जल्द AMCA प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब दक्षिण कोरिया भी अपना स्टेल्थी विमान लेके आ रहा है, वो भी 5वीं पीढ़ी का। खास करके दोस्तों यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि दोनों देशों में से कौन सा देश सबसे पहले अपने प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करेगा और प्रोडक्शन लाइन में इसको शामिल करेगा। यहाँ पे अब DRDO को अपने लचर व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार करना होगा और फोकस करना होगा अपने AMCA प्रोजेक्ट पर, क्योंकि इससे हमारी वायुसेना की साख भी दांव पर लगी हुई है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। भारतीय सेना ने किसी भी अधिकारी को अपने सर्विस रिकॉर्ड संबंधी कोई शिकायत ना हो, इसके लिए सेना ने अपने सभी अधिकारियों के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर दिया है। बता दें कि किसी भी अधिकारी को अपनी उम्र, भर्ती या फिर सैलरी संबंधी कोई भी शिकायत है तो वो सीधे ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकता है। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सेना के सभी बड़े कमांडर्स को इस बारे में जानकारी दी। सेना हेडक्वार्टर के AG ब्रांच को इस सिस्टम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सेना में शिकायत केवल पत्र या फाइल मूव करके की जाती थी, जो कि काफी लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन सेना ने हाल ही में अपने अधिकारियों के लिए ऑफिसर्स ऑटोनोमस स्ट्रक्चर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया है, जिसके कारण कोई भी अफसर देश के किसी भी कोने में तैनात रहे वह वहीं से बैठकर सेना मुख्यालय में अपनी सर्विस से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न या आपका सवाल या कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।